तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं नागरिकता। और नागरिकता को समझते समझते हम आ गए हैं विभिन्न तरह के लोगों, जो एक देश के अंदर जो अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग तरह का मीन्स कि आप वहाँ की सरकार ने अ, अपने कानूनों के जरिए लोगों को अलग अलग दर्जा दिया हुआ होता है। कोई किसी को नागरिक का दर्जा है, किसी को राज्य विहीन व्यक्ति का दर्जा है, किसी के पास शरणार्थी का दर्जा है, किसी के पास विदेशी का। विदेशी में भी वो शत्रु देश का हो सकता है, मित्र देश का हो सकता है, ये सरकार डिक्लेयर करती है कि ये। लेकिन नॉर्मल स्थिति में क्या होता है, सामान्यतः ये होता है कि जिस देश के साथ आपका युद्ध चल रहा होता है वो देश शत्रु देश होता ही होता है, नॉर्मली। ऐसा कोई कहे कि लो की लीक है क्या कि जिसके साथ आपका युद्ध है वो देश शत्रु देश कहलाएगा ही कहलाएगा, नहीं है ऐसा। नॉर्मली ये होता है कि जिस देश के साथ आपकी लड़ाई चल रही होती है उस देश को सरकार फिर नोटिफिकेशन जारी करके, एक अलग से ऑर्डर जारी करके उस देश को सरकार क्या करती है, शत्रु देश डिक्लेयर कर देती है। नॉर्मली ये होता है। नॉर्मली ये ऐसा होता है कि वो डिक्लेयर कर देती है। लेकिन अगर भले ही लड़ाई चल रही है और आपने आपकी सरकार ने डिक्लेयर नहीं किया कि ये शत्रु देश नहीं है, तो नहीं होगा फिर वो। तो डिक्लेरेशन जरूरी है, घोषणा जरूरी होती है सरकार की। हाँ, हम आ गए थे शरणार्थी। शरणार्थी को समझ रहे थे, शरणार्थी कौन होगा, शरणार्थी व्यक्ति क्या होता है। शरणार्थी व्यक्ति क्या राजी रजा आया हुआ होता है कि किसी देश में कोई व्यक्ति तंग है, परेशान है, कोई कम्युनिटी है, उसके ऊपर वहाँ की सरकार के द्वारा या वहाँ पर जो बहुसंख्यक आबादी है उसके द्वारा वहाँ पर जुल्म किए जा रहे हैं, अत्याचार किए जा रहे हैं, उनके साथ हिंसा हो रही है, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनको संसाधनों से वंचित किया जा रहा है, उनका जीवन बिल्कुल नरक समान बना दिया है आपने, बहुत उनको तंग किया हुआ है। तो ऐसे लोग फिर क्या करते हैं, उन लोगों के लिए तो अपना जिंदा रहना उनके लिए सबसे बड़ा सवाल पैदा हो जाता है। सुख सुविधाएं की तो बात छोड़ो, वो अपना अपने आप को कैसे जिंदा रखें, अपना जीवन कैसे बचाएं, अपने जीवन की सुरक्षा करना उनके लिए सबसे प्राइमरी टारगेट हो जाता है, सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य हो जाता है। तो ऐसे में वो लोग बेचारे क्या करते हैं, जब किसी देश में वहाँ के बहुसंख्यक लोग हो सकते हैं, वहाँ की सेनाएं हो सकती हैं, वहाँ की सरकारें हो सकती हैं, या कोई युद्ध हो सकता है, वहाँ गृह युद्ध हो सकता है, या अन्य कोई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से वहाँ के लोग परेशान हैं। तो वो फिर वो जो परेशान लोग होते हैं, तंग लोग होते हैं, वो अपना देश छोड़ करके किसी दूसरे देश में शरण लेते हैं। दूसरे देश में वो क्या लेते हैं, शरण। और वो देश उनको बाकायदा शरण देता है, और जब वो शरण देता है तो उनका जो टैग होता है, उनकी जो स्थिति होती है वो कहलाती है शरणार्थी। तो क्या भारत में कौन कौन है, भारत में शरणार्थी, अगर भारत में हम शरणार्थियों की बात करें तो आप भारत में अगर शरणार्थी ढूंढना चाहें तो आपको मिलेंगे दलाई लामा। भारत में जो दलाई लामा हैं वो शरणार्थी हैं, उनका स्टेटस क्या है, शरणार्थी का है। ये दलाई लामा की अगर हम बात करें कि दलाई लामा कौन है, तो दलाई लामा तिब्बत, जो 1950 में जब चाइना ने इस पर कब्जा किया तो उसके कब्जे से पहले तिब्बत एक स्वतंत्र देश हुआ करता था। अब ना ये बिहार, यूपी और इधर जैसे आप हिमाचल की ओर तरफ बढ़ेंगे तो ये वाले जो एरिया हैं, इनकी जो सीमाएं हैं वो लगती थी तिब्बत, यानी कि इन एरियो के जस्ट ऊपर था तिब्बत। तो इस तिब्बत 1950 से पहले तक तिब्बत एक स्वतंत्र देश था। 1950 आते आते इस पर चाइना ने अपना कब्जा कर लिया, और अब तिब्बत कोई स्वतंत्र देश नहीं है। तिब्बत एक चाइना के द्वारा ही शासित और चाइना द्वारा नियंत्रित क्षेत्र है। अब वो तिब्बत उसका एक भाग है। तो इसी तिब्बत में की अगर हम बात करें तो तिब्बत में दलाई लामा, दलाई लामा एक तरह से ये मान लो एक पदवी है। और जो दलाई लामा को वहाँ के जो लोग हैं वो एक भगवान की तरह उनको मानते हैं, उनकी आस्था है। और दलाई लामा न केवल वहाँ के धार्मिक गुरु ही नहीं हैं जो धर्म संबंधी उपदेश दे हों, शिक्षाएं दे, बल्कि वो राजनीतिक गुरु भी हैं। इसका मतलब ये है कि धार्मिक गुरु तो वो होता है जो धर्म की शिक्षाएं देता है कि आपको कैसे जीवन जीना चाहिए, धर्म के कौन से नियम हैं, कायदे हैं जिनको आपको अपनाना चाहिए। राजनीतिक गुरु का मतलब है उनके पास राजनीतिक सत्ता भी है, वो कानून कायदे भी बनाते हैं, नियम भी बनाते हैं, उनको लागू कराते भी हैं। तो इसका मतलब दलाई लामा तिब्बत के धार्मिक गुरु भी थे, राजनीतिक गुरु भी थे। इसका मतलब उनके पास धार्मिक सत्ता भी थी, राजनीतिक सत्ता भी थी। देश में उन्हीं के हिसाब से ही देश देश का जो शासन था वो उन्हीं के अनुसार चलता था।
तो ये जो जब 50 में चाइना का तिब्बत पर कब्जा हुआ, तो तिब्बत पर कब्जा होने के बाद में चाइना की सेनाएं तिब्बत में घुस आई, और फिर इन्होंने जो चाइनीज सैनिकों ने जो तिब्बतियों पर जो अत्याचार किए, दमन किए, और फिर उनका निशाना था दलाई लामा, क्योंकि दलाई लामा के प्रति, दलाई लामा को तो वहाँ के लोग भगवान मानते हैं, उनमें तो उनकी बहुत तगड़ी आस्था है। तो वो दलाई लामा को अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे। तो दलाई लामा को लगा कि तिब्बत में रहना हमारे खतरे से खाली नहीं है। तो दलाई लामा ने तिब्बत छोड़ करके वो भारत में आ गए। तो 1959 में दलाई लामा भारत में आ गए, और भारत ने उनको अपने यहाँ शरण दे दी। भारत ने उनको अपने यहाँ क्या दे दी थी, दलाई लामा को शरण दे दी। और न केवल दलाई लामा भारत आए थे, बल्कि उनके साथ उनके अन्य जो चेले चपाटी थे, अनुयायी थे, वो भी यहाँ पर आ गए, और भारत ने उनको शरणार्थी के रूप में भारत में रख लिया। तो देखो 1959 से दलाई लामा आज 2025 है, भारत में रह रहे हैं शरणार्थी के रूप में। और ये जो आपका हिमाचल वाला जो एरिया है, उसमें धर्मशाला वाला जो एरिया है, वहां पर इनकी जो तिब्बती हैं दलाई लामा और इनके साथ आए हुए अन्य तिब्बती हैं, उनकी बहुत बड़ी बस्ती वहां पर है। तो वहां पर ये शरणार्थी के रूप में अ, रह रहे हैं। तो शरणार्थी वाला जो दर्जा है वो सरकार देती है। अब आपने कुछ ही लगभग ये मान लो, मान क्या लो कि अगस्त 2024 की बात है। अगस्त 2024 में आपने देखा था कि बांग्लादेश में भी बड़ा उथल पुथल हुआ था। वहां पर भी जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स थे, वो उन्होंने तगड़ा हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गया था वहां पर। और वहाँ के जो सरकारी जो मुलाजिम, मतलब सरकार के जो लोग थे, प्रधानमंत्री हों, मंत्री हों, उनका घेराव कर लिया था। उनके घरों को आग के हवाले कर दिया गया था। राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री भवन, संसद तक को भी वहाँ प्रदर्शनकारियों ने नहीं छोड़ा था। और पूरे देश में अव्यवस्था हो गई, जगह जगह मारकाट मच गई, जगह जगह मतलब आगजनी होने लग गई। तो ऐसे में आपने ये देखा था कि अगस्त 2024 में वहाँ की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, वो वहाँ से भाग करके इंडिया आती हैं, और इंडिया उनको अपने यहाँ उनको रहने की अनुमति दे देता है। तो नॉर्मल वे में अगर हम बात करें, तो एक तरह से शेख हसीना को वहां पर ये था कि भाई अगर वो वहां रहती, तो हो सकता है कि आंदोलनकारी जिस हिसाब से उग्र हो रखे थे, जिस हिसाब से उन्होंने सरकारी बिल्डिंगों को आग के हवाले किया, जिस हिसाब से वहां पर उन्होंने उनमें अव्यवस्था फैलाई, तो उस हिसाब से इनको भी ये लगा कि वहां रहेंगे तो हमारी जान को खतरा है, और हम भी हो सकता है कि मार दिए जाएं। तो ये भाग करके इंडिया आ जाती हैं, और इंडिया में ये शरण लेती हैं, और भारत की जो सरकार है वो शेख हसीना को अपने यहाँ शरण दे देती है। लेकिन ध्यान रखना है, शेख हसीना के पास शरणार्थी वाला दर्जा नहीं है। जो दलाई लामा को शरणार्थी का दर्जा दे रखा है, वो शेख हसीना को दर्जा नहीं दे रखा है। भारत सरकार का ये कहना है कि उनके पास, हमने उनको शरणार्थी के रूप में नहीं रख रखा है, हमने उनको रिहायशी परमिट दे रखा है। कौन सा परमिट दे रखा है, आप ये ध्यान दें, नोटिस करें। हमने उनको रिहायशी परमिट दे रखा है। रिहायशी परमिट का मतलब एक तरह का हमने अनुमति दे रखा है। रिहायशी का मतलब है हमने यहाँ उनको रहने की अनुमति दे रखी है, बस रिहायशी परमिट। यानी कि शेख हसीना के पास शरणार्थी का दर्जा नहीं है, रिहायशी परमिट है कि आप हमारे यहाँ रह सकती हैं। तो ये आपके शरणार्थी वाली कैटेगरी पूरी हो गई है। तो इसमें हमने दो बातें कर ली, दलाई लामा जो शरणार्थी के रूप में भारत में रह रहे हैं, शेख हसीना भी अपनी जान बचाने के लिए भारत में भाग करके आ गई थी, वहां की प्रधानमंत्री थी। अगस्त 2024 में वो भाग करके भारत पहुंची थी। वहां पर क्यों पहुंची, वहां आरक्षण के मुद्दे को लेकर के वहां जोरदार हिंसक प्रदर्शन हुआ, वहां पर चारों तरफ अव्यवस्थाएं थी, मारकाट मची हुई थी, आंदोलनकारी सरकारी बिल्डिंगों को आग के हवाले कर रहे थे, मंत्रियों के, प्रधानमंत्रियों के घरों को जलाया जा रहा था, लोग उनमें घुस गए थे, उनके सामानों तक की लूटपाट वहां पर होने लग गई थी। कई तो ऐसे वीडियो आए थे जिनमें राष्ट्रपति भवन में लोग घुसे हुए हैं, उनके सामान को उठा उठा के ले जा रहे हैं। तो इस तरह की अव्यवस्था का आलम हो गया था। तो ऐसे में शेख हसीना ने वहां से रुखसत कर लिया और वो भारत में आ गई। भारत ने हालांकि उनको शरणार्थी का दर्जा नहीं दिया, क्योंकि इस तरह कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, संबंध, भारत बांग्लादेश के संबंध प्रभावित हो सकते हैं। तो इसलिए हमने शरणार्थी का दर्जा न दे करके हमने ये कहा कि हमने उनको रिहायशी परमिट दे रखा है, भारत में रहने की अनुमति दे रखी है।
तो ये कैटेगरियां आपकी पूरी होती हैं। अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय संविधान और कानून कौन कौन से अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को मिलते हैं, ये आप याद कर लेना। यहां से इसके आप दो तीन जितने आपको स्टार लगाने हैं वो स्टार लगा सकते हो। ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां से यूपीएससी में, आरपीएससी में, अन्य अदर स्टेट पीसीएस के एग्जाम में सीधे कई बार प्रश्न आता है। ये ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में जो मूल अधिकार हैं, उन मूल अधिकारों में से कौन कौन से ऐसे मूल अधिकार हैं जो केवल और केवल भारत के ही नागरिकों को नसीब होते हैं, मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। दूसरे, चाहे वो मित्र देश का कोई नागरिक हो, शत्रु देश का तो वैसे ही गड़बड़ हो जाती है, शत्रु देश का कोई नागरिक हो, मतलब किसी को ही नहीं मिलते। ये आपको जानना है, जानना ही नहीं है, पक्का याद करना है कि साहब ये अधिकार हैं जो केवल और केवल भारत के नागरिकों को मिलेंगे। बाकी के जो अधिकार हैं वो सब तरह के लोगों को, यानी वो भारत के नागरिकों को मिलेंगे, दूसरे लोगों को मिलेंगे। लेकिन कुछ अधिकार हैं जो केवल भारत के नागरिकों को मिलेंगे। तो कौन कौन से अधिकार हैं? अब देखो, बात ये आती है कि क्या संविधान ही इस तरह का भेदभाव करता है क्या, कि भारत में रहने वाले जो लोग हैं उनके बीच में वो भेदभाव कर देता है, कि जो ऐसे रहने वाले लोग जो भारत के नागरिक हैं उनको तो संविधान कुछ एक अधिकार अलग से दे देता है, और बाकी अन्य रहने वाले लोग जो रह तो रहे हैं लेकिन भारत के नागरिक नहीं है तो उनको वो अधिकार नहीं देता है। तो क्या केवल संविधान ही ये फर्क करता है कि नहीं, कानून में भी ऐसे फर्क हो सकते हैं? बिल्कुल। भारत की संसद अगर कोई कानून बनाए तो कानून में भी वो ऐसे अधिकार दे सकती है, कानून में भी लिख सकती है कि ये जो फला अधिकार है या ये जो अमुक अधिकार है, ये केवल और केवल भारत के नागरिकों को ही मिलेगा, दूसरे लोगों को नहीं मिलेगा। ऐसा हो सकता है। इसका मतलब कानून के जरिए भी विशेष रूप से भारतीय नागरिकों को अधिकार दिए जा सकते हैं, और संविधान तो कई ऐसे मूल अधिकार हैं जो केवल और केवल भारत के नागरिकों को ही देता है। तो अब हमारा जो सारा ध्यान है वो उन अधिकारों पर रहेगा जो अधिकार या तो कानून ने या फिर संविधान ने केवल और केवल भारतीय नागरिकों को ही दिए हैं। तो कौन कौन से हैं? लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, संवैधानिक अधिकार। और संवैधानिक अधिकारों में हम बात करते हैं मूल अधिकारों की, कि कौन कौन से ऐसे मूल अधिकार हैं जो केवल और केवल भारत के ही नागरिकों के पास हैं। तो ये केवल नागरिकों को मिलने वाले मूल अधिकार जिनमें शब्दशः नागरिक शब्द लिखा हुआ है। ध्यान देना इन बहुत सारी कई ऐसी बुक्स हैं जो चार की बात करती हैं कि चार है। बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो कहती हैं पांच है। यानी कि कई बुक ये कहती हैं कि पांच मूल अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारत के नागरिकों को ही मिलते हैं, दूसरे लोगों को नहीं मिलते। कई बुक्स सीधे सीधे कहती हैं कि केवल चार ही मूल अधिकार हैं जो भारत के नागरिकों को मिलते हैं, दूसरों को नहीं मिलते। दोनों ही जो बातें हैं वो सही है, कि चार ही मिलते हैं ये बात भी सही है, और पांच ही मिलते हैं ये बात भी सही है। तो हमें क्लियरिफाई करना है कि हम जो पांच की हाँ भर रहे हैं वो किस कंडीशन में हम पांच को सही मान रहे हैं, और जो चार की जो हाँ भर रहे हैं वो हम किस कंडीशन में कह रहे हैं। तो अलग अलग कंडीशन के हिसाब से चार भी सही है और पांच भी सही है। तो आपको ध्यान इस बात का रखना है कि प्रश्न में अगला क्या पूछ रहा है। प्रश्न में जैसे पूछे उसी हिसाब से आपको चार या पांच उत्तर देना है। अगर वो ये पूछता है कि ऐसे मूल अधिकार आप बताओ जो भारत का संविधान भारत के नागरिकों को नागरिक शब्द लिख करके देता है, बात समझ में आ रही होगी, कि ऐसे मूल अधिकारों की आप छटनी करो जो भारत के नागरिकों को तो मिलते हैं, और साथ ही इन अधिकारों को देते समय वहां लिखा हुआ है कि ये नागरिकों को ही मिलेंगे, ऐसे लिखा हुआ है नागरिकों को ही मिलेंगे।
यानी वो ये अधिकार ऐसे हैं जहां पर नागरिक शब्द लिखा हुआ है। तो एकदम, अब आपके प्रश्न आ जाए कि ऐसे कौन कौन से मूल अधिकार हैं, या ऐसे मूल अधिकारों की संख्या कितनी है जहां पर शब्द से नागरिक शब्द का उल्लेख किया हुआ है भारत के नागरिकों को ये अधिकार देते वक्त। तो ऐसे अधिकार तो हैं चार, जहां पर इन अधिकारों में नागरिक शब्द लिखा हुआ है। लेकिन आपसे अगर वो सीधा ही पूछ ले कि भारतीय संविधान में कुल कितने मूल अधिकार हैं जो भारत के नागरिकों को दिए हुए हैं, तो आप में अगर वो वहां ये नहीं लिखा हुआ है कि शब्द से है ऐसे मूल अधिकार जो भारत के नागरिकों को मिलते हैं, जहां शब्द से नागरिक शब्द लिखा हुआ है, तो चार। और जो अगर वो शब्द से नागरिक शब्द हटा करके सीधा पूछता है कि भारत के नागरिकों को बताओ कितने मूल अधिकार मिले हुए, तो पांच। इसका मतलब चार में तो कोई लोचा है ही नहीं, कोई लफड़ा है ही नहीं। चार में तो सीधे सीधे वहां पर शब्द ही लिखा हुआ है नागरिक। तो इसका मतलब सीधा है, या तो खुद लिख के बता रहा है कि नागरिक हैं, केवल नागरिक को ही मिलने। लेकिन पांचवा ऐसा मूल अधिकार है जहां नागरिक शब्द तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन उसका अर्थ, उसका भावार्थ, उसका तात्पर्य, उसका मतलब, उसमें निहित अर्थ यही निकलता है कि ये तो केवल और केवल भारत के नागरिकों को ही मिलेगा, दूसरों को नहीं मिल सकता। तो जो पांचवें नंबर का हमने मूल अधिकार जो हम कह रहे हैं कि ये भारत के नागरिकों के लिए ही है, वहां सीधे नागरिक शब्द नहीं लिखा हुआ, कहीं भी मूल अधिकार की जो लाइन है उनमें कहीं नागरिक शब्द नहीं लिखा हुआ। लेकिन उनके जो जो अर्थ निकल के आता है, उस अर्थ से ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि ये भारतीय नागरिकों के सिवाय किसी को मिल ही नहीं सकता। तो वहां से तो वो अधिकार जो हमने दिया, वो तो अर्थ निकाल करके दिया, उस मूल अधिकार की भावना को समझ करके दिया कि उस लाइन के पीछे के भाव क्या है, भावना क्या है, उसको समझ करके हमने पांचवा दिया। चार में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, चार में तो सीधा नागरिक ही लिख दिया, पांचवें में नागरिक लिखा नहीं, लेकिन उससे मतलब ये निकलता है कि ये नागरिकों के लिए ही है। तो मैं जो आपको बड़े सरल शब्दों में एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं वो यही बात है। ये बात आपको कहीं भी, आप कहीं चले जाना, इतने गहराई से कोई टाइम खोटी नहीं करता, सीधे आगे बढ़ जाते हैं कि साहब इसमें पांच मूल अधिकार दिए हुए हैं, नाम नोट कर लो, 15, 16, 29, 30, 23, 24, ऐसे करके वो बता देगा, बस ये नाम नोट कर लो और सीधे कोचिंग में लिखा देते हैं, हो गया बस काम कंप्लीट। लेकिन अपने पास समय है तो आप अच्छे से क्लियर कर लें। चार मूल अधिकार, अब टोटल पांच मूल अधिकार हैं जो केवल भारत के नागरिकों के पास हैं। लेकिन जिन मूल अधिकारों में पांच में से चार को देते वक्त तो वहां खुद में नागरिक शब्द लिखा हुआ है और पांचवें में नागरिक शब्द नहीं लिखा हुआ है, लेकिन उसका अर्थ ये निकलता है, उसका भाव ये निकलता है कि ये केवल और केवल नागरिकों के लिए ही है, दूसरों के लिए नहीं है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के पांच मूल अधिकार हो गए हैं। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। मैंने नोट्स बनाते वक्त इन चीजों को बहुत ही बारीकी से देख देख के सोच समझ के लिखा है, इसलिए आप इनका फायदा पूरा उठाएं, अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से याद कर लें, तब तो अपनी मेहनत का है कुछ फायदा, अदरवाइज फायदा नहीं है। तो देखो, ये चीज मैंने यहां लिख दी कि केवल नागरिकों को मिलने वाले मूल अधिकार जिनमें शब्द से नागरिक शब्द लिखा हुआ है, ये ध्यान रख लेना, शब्द से, कि वो अधिकार, मूल अधिकार जो नागरिकों को मिलते हैं और जिनमें नागरिक शब्द लिखा हुआ है, वो केवल, जहां केवल लग गया फिर दिमाग घूम जाना चाहिए। यहां केवल, यहां केवल, वो कितने हैं? चार। अब ये इसके लिए मैंने दो तीन किताबें देखी, लेकिन स्पष्ट नहीं हो रहा था। फिर पूरा अच्छे से स्टडी करने के बाद में अपन ने ये समझ लिया कि हाँ, कि भाई ये है, इसका सरल अर्थ आपके लिए ये है। तो अब आपको तो चाहे यूपीएससी नहीं, किसी भी एग्जाम में ऐसे बैठाओगे और इस तरह का कोई गहराई का आ गया तो गलत होने का सवाल ही नहीं है। तो देखो कौन कौन से अधिकार हैं जो केवल नागरिकों को मिलते हैं, सीधा चलते हैं अपन। सबसे पहले ए, 15 नंबर, अनुच्छेद 15 में जो अधिकार है वो केवल भारत के नागरिकों को ही मिलेगा। तो एक तो ये सीधे ही याद कर लो, एक तो 15, 16, 19, 29 और 30, ये पांच। ये तो बिल्कुल ऐसे एकदम खा लेने हैं इसको तो।
याद ही कर लेना। 15 16 29 30, 15 16 19 29 30, 15 16 19 29 30, ऐसे याद कर लो, रट लो इसको तो। कि ये ऐसे अधिकार हैं जो केवल नागरिक को मिलेंगे, दूसरा व्यक्ति इन अधिकारों के लिए दावा नहीं कर सकता, कोर्ट में नहीं जा सकता कि सर ये तो मेरा मूल अधिकार है और ये मुझे चाहिए और आप मुझे अधिकार दिलाओ, ये अधिकार मेरे से छीन लिया गया, नहीं नहीं कर सकते। ये केवल नागरिकों को है, नागरिक ही इन अधिकारों के लिए कोर्ट में जा सकता है, कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ सकता है कि सर ये आप अधिकार हमें दिलाओ। 15 16 19 29 और 30, ये ध्यान रखना। तो ये तो हो गई याद करने वाली बात। अब थोड़ा थोड़ा ये जान लो, बाकी तो हम मूल अधिकार पढ़ेंगे तो सारा डिटेल में जानेंगे ही। एक बार मोटे मोटे तौर पर जान लो कि जिन जिन अधिकार, जो जो अधिकार, मूल अधिकार जो संविधान ने केवल भारतीयों को दिए हैं, वो कौन से अधिकार हैं, क्या कहते हैं। आपने ये आंकड़ा तो रट ही लिया कि 15 नंबर वाला, 16 नंबर वाला, 19 वाला, 29 और 30 वाला केवल भारत के नागरिकों को ही मिलता है। लेकिन 15 वाला ऐसी क्या बात करता है, तो थोड़ा सा समझ लें ताकि मूल अधिकार पढ़े तो जोर नहीं आए। तो 15 ये कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, ये पांच, 1 2 3 4 5, ये पांच आधार हैं। इन इन पांच आधार पर होने वाले भेदभाव से सुरक्षा करने की बात करता है। यानी 15 ये कहता है कि आप भारत के नागरिकों के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, इन पांच आधार के आधार पर, या इन पांच कारणों से, या इन पांच वजहों से, या इन पांच चीजों को देख करके आप भारत के नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करोगे। तो ये सरकार को रोक देता है कि सरकार, आप भले ही पावरफुल हैं, शक्तिशाली हैं, आप कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन आप भारत के नागरिकों के साथ उनके धर्म के आधार पर, उनके वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं करोगे। तो संविधान ने रोक दिया राज्य को, सरकार को, कि आप भेदभाव नहीं करोगे, ठीक है। ध्यान रखना है कि इसमें कहीं पर भी निवास के आधार पर, निवास का मतलब होता है रेजिडेंट, कि आप कहाँ रहते हैं, तो रेजिडेंट के आधार पर भेदभाव न हो, इसकी यहां कोई बात नहीं की गई है। इसका मतलब 15 नंबर आपको केवल और केवल इन पांच चीजों के आधार पर होने वाले भेदभाव से तो बचा लेता है, लेकिन इस छठी चीज के आधार पर अगर भेदभाव हो आपके साथ, अंतर हो, तो उसकी सुरक्षा 15 नहीं करता। 15 इसके आधार पर भेदभाव नहीं होने देगा, इसके आधार पर, इसके आधार पर, इसके और इसके, इन पांच चीजों के आधार पर तो नहीं होने देगा आपके साथ। 15 कहता हूं मैं खड़ा हूं, इन पांच आधारों पर आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता कोई, राज्य, नागरिक, कोई नहीं बिगाड़ सकता आपका। लेकिन ये छठे के आधार पर अगर कोई आपका बिगाड़ना चाहिए, बिगाड़ने का मतलब वह आपके साथ कुछ भेदभाव करना चाहिए, तो कर सकता भी। तो फिर ये भेदभाव राज्य कर सकता है, सरकार कर सकती है निवास के आधार, इसको सुविधा नहीं रोकता। अगर मान लो राजस्थान सरकार है, राजस्थान की सरकार अपने राजस्थान के जो रहने वाले लोग हैं, राजस्थान के जो मूल निवासी लोग हैं, उन मूल निवासी लोगों को कुछ विशेष सुविधाएं देना चाहती है, तो 15 के तहत आप रोक नहीं सकते उसको। अगर मान लो, अपन उदाहरण से समझ रहे हैं, जैसे राजस्थान राज्य, राजस्थान राज्य के जो मूल निवासी, जो यहीं पर जिनका जन्म हुआ, राजस्थान उनका मूल निवास है, वो यहाँ के रेजिडेंट है, यहाँ के रहवासी हैं, मूलवासी हैं वो। तो यहाँ के जो मूलवासी हैं उनके लिए ये शर्त जोड़ दी कि हम यहाँ की जो, यहाँ की, क्योंकि 15 नंबर नौकरियों की बात नहीं करता है, 16 नंबर नौकरियों की बात करता है, 15 नंबर तो क्या बात करता है, जो शिक्षण संस्थानों में जो एडमिशन होते हैं बच्चों के, उनमें प्रवेश देते समय कोई भेदभाव नहीं होगा, धर्म के आधार पर, मूल, ऐसे इनकी बात करता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर मान लो राजस्थान की सरकार है, कल को ये कहे कि हम राजस्थान के जो मूलवासी हैं, जो डोमिसाइल हैं राजस्थान के, उनके बच्चों को, जो बच्चे यहीं के मूलवासी हैं राजस्थान के, उन बच्चों को हम राजस्थान की शिक्षण संस्थानों में एडमिशन देते वक्त उनको आरक्षण देंगे, उनके लिए कुछ सीटें फिक्स करेंगे, उनको फीस में छूट देंगे, अन्य चीजों में छूट देंगे।
अगर वो ऐसा करते हैं ये भेदभाव, जैसे मान लो राजस्थान का कोई बच्चा है, जो राजस्थान का ही रहने वाला है, राजस्थान ही उसका मूल निवास है, एक दूसरा बच्चा है जो यूपी का है और राजस्थान की कोई शिक्षण संस्थान है वहां पढ़ना चाह रहा है, अगर राजस्थान की सरकार वहां पर ये कहे कि नहीं, राजस्थान का जो बच्चा है, राजस्थान में जहां जन्मा है, राजस्थान उसका मूल निवास है, उसके लिए तो फीस 15,000 रुपये है, और जो बाहर है जिसका मूल निवास यूपी है, हरियाणा है, जो दूसरा कोई भी स्टेट है, उसको हम 25,000 रुपये उसके पढ़ाई के लगेंगे, और जो राजस्थान का उसका 15 लगेंगे, तो हो गया ना अंतर, एक से 15 ले रहे हो, एक से 25 ले रहे हो। ये अंतर आप किस आधार पर कर रहे हो? निवास के आधार पर, कि आप कहाँ के हो। तो एक अगर हरियाणा यूपी किसी दूसरे राज्य का है, एक राजस्थान का है, तो राजस्थान की सरकार ने ये भेदभाव कर दिया, तो क्या 15 इस भेदभाव को नहीं होने देगा क्या? 15 कुछ नहीं कर सकता। कर सकते हो आप निवास के आधार, ध्यान रखना। 15 कह रहा है कि निवास के आधार पर कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो राजस्थान की सरकार कर सकती है, संसद के कानून वगैरह होते हैं, वो काफी गहरी बातें हैं, लेकिन एक मैंने आपको मोटा मोटा समझाया है कि हाँ, कि ये आधार नहीं है। अब 15 में आपको याद करने वाली बात क्या है? वो तो मूल अधिकारों में मैं याद कराऊंगा ही। 15 में तो बहुत सारे भाग हैं, 15 6 तक है, 15 1 2 3 4 5 6, फिर 16 में 16 1 6 1 2 3 4 5 6, बहुत सारे। बस ये ध्यान रखना है कि 15 में इन 5 आधारों पर ही भेदभाव करने से रोक लगाई गई है। छठा ये आधार है, इस पर भेदभाव हो सकता है। तो ये तो आपको मैंने एक्स्ट्रा ही समझा दिया। 16 क्या कहता है? लोक नियोजन का मतलब आप समझ लो सरकारी नौकरी। 16 कहता है कि सरकारी नौकरी देते समय सरकार सबके साथ समान बर्ताव करेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी की धर्म देख करके, जाति देख करके, मूल वंश देख करके, ऐसे अतार्किक आधारों पर किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी देते समय भेदभाव नहीं कर सकते। सरकारी नौकरी उसको मतलब सरकारी नौकरी देने से या सरकारी नौकरी प्राप्त करने से उसको रोक नहीं सकते। ये 16 है। तो 16 क्या कहता है कि जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें सरकार अवसर की समानता का पूरा ध्यान रखेगी, सबको सरकारी नौकरी प्राप्त करने के अवसर देगी। तो ये जो है ना, ये भी केवल भारत के नागरिकों को ही मिलता है, ये अधिकार। कि राजस्थान की, चाहे आप भारत सरकार की, राजस्थान सरकार की, किसी भी राज्य सरकार की, अगर आप कोई सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, तो वहां पर आप सबको समान अवसर मिलेंगे। केवल किसको? भारत के नागरिकों को। 19 में आपको पता है स्वतंत्रताएं हैं। विचार की, अभिव्यक्ति की, सम्मेलन की, शांतिपूर्ण सम्मेलन की, घूमने की, फिरने की, बसने की, ये ऐसे करके 6 स्वतंत्रताएं हैं। 19 वो हम मूल अधिकारों में पढ़ेंगे। तो 19 में स्वतंत्रताएं दी हुई है। 19 1 ABCDEFG ऐसे करके बनाया हुआ है पूरा। 29, 29 कहता है, 29 में किस चीज की बात की गई है? भाषा, लिपि एवं संस्कृति की। भारत के जो नागरिक हैं, भारत के जो नागरिकों का कोई भी ऐसा वर्ग है, यानी भारत के आप नागरिक हैं, तो नागरिकों में भी अलग अलग समूह हो सकते हैं। तो जो कोई नागरिकों का एक समूह है जिसकी अपनी एक भाषा है, मान लो, सपोज करो, अपन एग्जाम्पल के लिए समझ रहे हैं, मान लो ए नाम का एक ग्रुप है, और उस ए नाम के ग्रुप में टोटल 100 लोग हैं, और उनको 100 लोगों के पास भारत की नागरिकता है। अब वो जो 100 जो लोग हैं, उन वो अपनी उनकी एक अलग ही भाषा है। लिपि का मतलब होता है लिखने की जो ग्रामर, जो ग्रामर आप लिखते वक्त यूज करते हैं। लिपि, जैसे हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। यानी कि आप लिखते कैसे हैं, लिखने में जो काम में आता है उसको हम कहते हैं लिपि। तो लिपि के बिना लिखा ही नहीं जा सकता। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। तो ये क्या कह रहा है कि जो, मान लो ए नाम का एक ग्रुप है, उस ग्रुप में 100 लोग हैं, वो किसी एक खास भाषा को बोलते हैं, उस भाषा की एक अपनी एक लिपि है, और उनकी अपनी एक संस्कृति है, उनका रहन सहन है, खान पान है। तो 29 नंबर ये कहता है कि इस 100 लोगों के इस ग्रुप को अपनी उस भाषा को, अपनी उस लिपि को, जिसमें वो अपनी भाषा को लिखा जाता है, तो ध्यान रखना, लिपि भाषा को लिखने के काम आती है। तो लिपि को और अपनी संस्कृति को, इनको वो सुरक्षित रखने का अधिकार कौन देता है? 29। तो ये चार है ना, चारों में नागरिक शब्द लिखा हुआ है।
फिक्स है नागरिकों के किन्हीं वर्ग को, ये वो ऐसे लिखा हुआ है। अब जो ये है ना, ये चार तो हो गए सीधे सीधे, ये तो सीधे सीधे ही हैं जहां नागरिक शब्द समेत ये मूल अधिकार मिल रहे हैं। तो ये तो आप याद कर लो, एकदम गांठ मान लो। 15, 16, 19, 29 और अब आ जाएगा 30। तो 15, 16, 19, 29, 30, ये मैं आपसे पूछूंगा क्लास में कभी भी। 15 क्या कहता है? 15 में पांच, पांच आधारों पर भेदभाव को रोका गया है। छठे पर, छठे के आधार पर आप भेदभाव कर सकते हो। 16, सरकारी नौकरियों में सबको समान अवसर मिलेंगे। तो सरकारी लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात कहता है। 19, आपको पता है 19 में स्वतंत्रताएं हैं। एक सेकंड रुकना। 15, 16, 19 और 29, ये जितने भी है ना, 15, 16, 19, 29 और 30, ये केवल नागरिकों को। तो 29 तक तो हमने समझ ही लिया कि क्या है, तो ये आपके अभी समझ लेना ताकि आगे दिक्कत नहीं आए। अब ये जो नीचे लिखा हुआ है ना मेरा नोट डाल करके, ये वही बात बता रहा है कि वे मूल अधिकार जो मिलते तो केवल भारतीय नागरिकों को हैं, बिल्कुल सिंपल भाषा में लिखा हुआ है। लेकिन शब्द से नागरिक केवल चार में ही लिखा हुआ है, मैंने लिख भी दिया लाल पेन से कि नागरिक जो शब्द है ना, वो केवल चार ही मूल अधिकारों में लिखा हुआ है जो पिछले पृष्ठ पर दिए हुए हैं, ऊपर मैंने दिए हुए हैं। लेकिन पांचवा मूल अधिकार जो अनुच्छेद 30 में है, वह भी भारत के नागरिकों के लिए ही है, लेकिन यहां पर नागरिक शब्द नहीं लिखा हुआ है। तो 30वां भी भारत के नागरिकों के लिए ही है, लेकिन यहां पर नागरिक शब्द लिखा हुआ नहीं है। तो अब आप कहोगे, तो सर आपने ऐसा कौन सा तरीका निकाल रखा है कि आपको पता चल गया? इसका तरीका यही है कि इसकी जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो यही कहती है कि ये ऐसा भारत के नागरिकों को ही मिल सकता है, दूसरों को ये मिलेगा ही नहीं। तो इन ये जो भाषा है, इस भाषा से ही हमने ये अर्थ निकाला है कि ये जो 30वां है ये केवल भारत के नागरिकों को मिलेगा। बस आपको याद करने वाली बात है वो नागरिक शब्द, अगर बहुत गहरे से गहरा पूछे तो यहाँ कंफ्यूज कर सकता है। 30वां क्या कहता है कि जो भाषाई और जो धार्मिक अल्पसंख्यक है, अब यहां पर आपके मूल अधिकारों में एक प्रश्न ही आ जाता है कि भारतीय संविधान में जो अल्पसंख्यक जो शब्द यूज हुआ है, वो कितने प्रकार के अल्पसंख्यकों की बात की गई है? तो केवल दो ही प्रकार के अल्पसंख्यकों की संविधान में बात की गई है। या तो आप भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हैं, या फिर आप धर्म के आधार पर हैं। ये बात तो हमने शायद, मैं भाषा जो आयोग वगैरह पढ़ा रहा था आपको, उस टाइम भी अपन ने डिस्कस किया था कि भारत का संविधान केवल दो ही तरह के अल्पसंख्यकों की बात करता है। भारत के संविधान की नजर में अल्पसंख्यक दो ही तरह के हैं, या तो आप धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक हैं, या आप भाषा के आधार पर। तो 30 नंबर क्या कहता है कि आप भाषाई या जो धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय हैं, उनको अपने शिक्षण संस्थान स्थापित करने यानी खोलने और प्रशासित करने का मतलब होता है उनको चलाने का अधिकार देता है। तो 30 नंबर क्या कहता है कि जो भी अल्पसंख्यक समुदाय है, चाहे वो कोई भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय हो या फिर धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय हो, किसी भी इन दो में से किसी भी आधार पर अगर आप अल्पसंख्यक हैं, तो आपको अपने खुद के शिक्षण संस्थान जहां पर आप अपने धर्म की शिक्षा देना चाहते हैं, या आप चाहे वो भाषा के आधार पर हैं या आप अपनी उस भाषा संबंधी कोई शिक्षा देना चाहते हैं, तो आपको अपने शिक्षण संस्थान खोलने की और चलाने की पूरी आजादी है, पूरा अधिकार है। ये कौन कह रहा है? 30। तो ध्यान रखना, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के अनुसार अपने समुदायों के खातिर वो अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं और उन्हें चला सकते हैं। तो खोलने का ही नहीं बल्कि प्रशासन का मतलब उनको चलाना, उनको चलाने का भी अधिकार 30 देता है। तो ये ध्यान रखना है। ये हो गए टोटल 5। अब देखो कुछ ऐसे संवैधानिक पद हैं
जो केवल भारतीय नागरिक ही उन पदों को प्राप्त कर सकते हैं, उन पदों तक पहुंच सकते हैं। दूसरे किसी दूसरे देश का नागरिक वो पद नहीं प्राप्त कर सकता, उन पदों पर नहीं जा सकता। तो कौन कौन से ऐसे संवैधानिक पद हैं जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही होते हैं, दूसरे देश के लोगों के लिए नहीं होते? दूसरे देश का व्यक्ति उन पदों को प्राप्त नहीं कर सकता, या यूं कहें उन पदों तक नहीं पहुंच सकता। तो कौन कौन से हैं, चलो समझ लेते हैं। जो राष्ट्रपति का जो पद है, अनुच्छेद 58 कहता है कि ये राष्ट्रपति का पद केवल और केवल भारत के नागरिक को ही मिल सकता है। इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है तो वो भारत का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। तो इसका मतलब कौन कौन से ऐसे पद हैं जो केवल और केवल भारत के नागरिकों के लिए ही हमने सुरक्षित रख रखे हैं, जहां हर कोई दूसरा व्यक्ति है जो भारत का नागरिक नहीं है वो इन पदों पर आसीन नहीं हो सकता, इन पदों पर नहीं बैठ सकता, आ नहीं सकता इन पदों पर। एक तो गया राष्ट्रपति। तो 58 नंबर आर्टिकल ऐसी बात करता है कि राष्ट्रपति इस पद को प्राप्त, राष्ट्रपति का जो पद है वो भारतीय नागरिक के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे ही उपराष्ट्रपति का पद है, इनसे संबंधित 66 नंबर आर्टिकल है जो ऐसी बात करता है कि उपराष्ट्रपति का पद केवल भारत के नागरिकों को ही मिलेगा। ऐसे ही उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, अब उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी बात 124 में की गई है, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बात 217 में की गई है। तो जो 124 और जो 217 है, तो ध्यान रख लेना, इनके साथ साथ आपके ये अनुच्छेद याद हो जाएंगे, ये फायदा हो जाएगा। राष्ट्रपति का जो पद है वो केवल भारत के नागरिकों के लिए है, ये 58 में है बात। उपराष्ट्रपति का पद, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं हम लोगों ने नागरिकता का जो टॉपिक है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं पिछले एक दो क्लास से। और आप भी आज भी हम उसी नागरिकता के टॉपिक को ही आगे बढ़ाएंगे। और उसी टॉपिक की कड़ी में आज हमारा जो डिस्कशन का मुख्य जो बिंदु रहने वाला है वो, एक तो हम ये बात करेंगे कि ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये जितने भी आर्टिकल हैं नागरिकता से जुड़े हुए, इनको थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। हालांकि हमने इनका सार पढ़ लिया था, इनका निचोड़ हमने जान लिया था, लेकिन इनको थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। इनमें अलग अलग डेट्स दी हुई हैं कि अलग अलग इसमें कंडीशंस दी हुई हैं नागरिकता के लिए क्या कुछ होना चाहिए। लेकिन उस टॉपिक पर जाने से पहले आपको ये जान लेना बड़ा जरूरी है कि भारत में ऐसे कौन कौन से ऐसे पद हैं जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही खुले हुए हैं। वहां पर केवल भारत का नागरिक ही उन पदों तक पहुंच सकता है, बाकी और कोई दूसरा व्यक्ति उन पदों तक नहीं पहुंच सकता। तो ये हमें एक बार जानना जरूरी है। यानी कि ये पद एक ऐसे पद हैं जिनके लिए पात्रता में लिखा हुआ है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। तो इनको पढ़ने का फायदा ये हो जाएगा कि अपने जहां पर इनकी पात्रताएं हैं, जहां पर लिखा हुआ है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, तो ये जो पात्रताएं हैं वो कौन कौन से आर्टिकल में है ये आर्टिकल याद हो जाएंगे। तो अपने कुछ 5-10 आर्टिकल का फायदा अपने को होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अपन देखते हैं राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का जो पद होता है उस पद पर कौन व्यक्ति पहुंच सकता है, जो भारत का नागरिक हो। और ये बात 58 नंबर आर्टिकल में लिखी हुई है। जो आर्टिकल 58 है उस वो 58 बताता है कि राष्ट्रपति पद के लिए क्या पात्रता व्यक्ति के पास होनी चाहिए। तो 58 साफ कह रहा है क्या होना चाहिए, कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। तो 58 नंबर में राष्ट्रपति पद के लिए जरूरी पात्रताओं में से एक पात्रता है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये लिखा हुआ है। उपराष्ट्रपति का जो पद है उस उपराष्ट्रपति पद के लिए 66 नंबर जो आर्टिकल है वो कहता है कि उपराष्ट्रपति का पद भी उसी को मिलेगा जो भारत का नागरिक है। तो 58 नंबर राष्ट्रपति पद के लिए कहता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए राष्ट्रपति जो भी बनना चाहता है वो। उपराष्ट्रपति जो बनना चाहता है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ये बात कहाँ लिखी हुई है, 66 में लिखी हुई है। उच्चतम न्यायालय का जो व्यक्ति, जो उच्चतम न्यायालय में जो जज बनना चाहता है, उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश बनना चाहता है, तो उच्चतम न्यायालय का जो उच्चतम न्यायालय में जो जज बनना चाहता है
वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये बात 124 में लिखी हुई है। और उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश बनना चाहता है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये बात 217 कहता है। तो ये आपके चार तो ये आर्टिकल ही याद हो गए। 58 राष्ट्रपति के लिए है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उपराष्ट्रपति के लिए 66 है, 124 उच्चतम न्यायालय के जजों के लिए है, और 217 ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या जजों के लिए। राष्ट्रपति भी भारत का नागरिक होना चाहिए, ये लिखा हुआ है 157 नंबर आर्टिकल में, 157। साफ लिखा हुआ है इसमें कि ये जो व्यक्ति है ये कौन बनेगा, जो भारत का नागरिक होगा। भारत का महान्यायवादी ये 76, ये कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, जो भारत सरकार का, ये कह सकते हो, कानून का सबसे बड़ा जानकार होता है, उसको कहते हैं अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। यानी कि कानून का सबसे बड़ा अधिकारी, कानून की जानकारी रखने वाला सबसे बड़ा अधिकारी, विधि अधिकारी, जो कानून संबंधी मामलों में अ, पक्ष रखता है सरकार की तरफ से। तो भारत के जो महान्यायवादी हैं, भारत के जो महान्यायवादी हैं वो भारत के नागरिक होने चाहिए, ये बात कौन कहता है, 76। तो आप समझ गए होंगे, बाकी हम पढ़ेंगे 76 बहुत बार, अच्छे से पढ़ेंगे इसको। अटॉर्नी जनरल, इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल बोल रहे हैं, महान्यायवादी। तो महान्यायवादी भारत सरकार का, संघ सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी, सबसे बड़ा कानून का जानकार होता है अटॉर्नी जनरल। तो महान्यायवादी भी किसको बनाएंगे, जो भारत का नागरिक हो। लेकिन एक बात जो थोड़ी सी और गहरी बात आ जाती है, वो आपको इस तरह से समझनी है कि जो अटॉर्नी जनरल होगा, जो महान्यायवादी होगा, वो भी भारत का नागरिक ही होना चाहिए। भारत के नागरिक के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति अटॉर्नी जनरल नहीं बन सकता। लेकिन क्या अटॉर्नी जनरल बनने की जो पात्रताएं हैं उनमें सीधे सीधे ये लिखा हुआ है क्या कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, जो व्यक्ति अटॉर्नी जनरल बनना चाहता है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सीधे सीधे लिखा हुआ है क्या ऐसे साफ तौर पर? तो उत्तर है नहीं। तो फिर अटॉर्नी जनरल की जो पात्रताएं हैं, जो योग्यताएं हैं, कि किस तरह की योग्यता वाले व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल बनाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो अटॉर्नी जनरल की जो योग्यताएं हैं, उन योग्यताओं में ये लिखा हुआ है कि ये जो अटॉर्नी जनरल बनने वाला जो व्यक्ति है वो कौन बन सकता है, जो उच्चतम न्यायालय के जज बनने की योग्यता रखता हो। और अब हमें पता है कि उच्चतम न्यायालय के जज बनने की एक योग्यता कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये 124 में लिखी हुई है। तो इसका मतलब सीधे सीधे भारतीय नागरिक होना चाहिए वो व्यक्ति, ये तो नहीं लिखा हुआ। लेकिन इनडायरेक्टली तो लिखा हुआ ही है कि इसमें इसमें इन्होंने क्या कह दिया कि महान्यायवादी कौन बनेगा, जिसके पास उच्चतम न्यायालय का जज बनने की योग्यता हो। तो अब हम उच्चतम न्यायालय के जज बनने की योग्यता देखें तो उच्चतम न्यायालय के जज बनने की योग्यता में लिखा हुआ है कि वो व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। तो इसका मतलब जो हम कह रहे हैं उच्चतम न्यायालय के जज बनने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति महान्यायवादी भी बन सकता है, तो उनकी योग्यता में तो भारत का नागरिक होना जरूरी है। तो इसका मतलब भारत का महान्यायवादी बनने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है। तो सीधे सीधे भारत का नागरिक, भारतीय नागरिक हो, ये शब्द तो नहीं लिखा हुआ। लेकिन जब ये लिख दिया गया कि उच्चतम न्यायालय के जज के बराबर योग्यता होनी चाहिए, तो इसका मतलब महान्यायवादी में भी क्या होना चाहिए व्यक्ति, महान्यायवादी अगर बनना है तो आपको भारत की नागरिकता लेनी होगी। तो ये तो मैंने थोड़ा सा और ज्यादा गहराई में बता दिया है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। दो तीन सवाल और हैं जो एक आज मैं देख रहा था एक पेपर में, कुछ एग्जाम्स में आए हुए सवाल हैं, तो अपन वो बाद में डिस्कस भी करेंगे कि वो जो सवाल है वो आप कितना कंफर्ट है उन सवालों को करने की। और वो भी कोई इंजीनियरिंग से संबंधित था, कोई जीके का कोई पेपर था, उसमें आए हुए हैं। तो अपन ने अब तक जो पढ़ा है उसमें से कुछ सवाल हैं वो अपन देखेंगे, या तो मैं वैसे यूट्यूब पर डाल दूंगा उनको। राज्यों के जो महाधिवक्ता, जैसे केंद्र सरकार का जो सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है वो होता है महान्यायवादी, ये केंद्र का होता है। ऐसे ही जो राज्य सरकार होती है उस राज्य सरकार के पास भी तो एक विधि अधिकारी होता है जो कानून का जानकार होता है, कानूनी मामलों में सलाह देता है। और कोई भी अगर मामले हो तो उनमें सरकार का पक्ष भी रखता है कोर्ट में। राज्यों में जो सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, कानून का जानकार होता है, उसको कहते हैं महाधिवक्ता। केंद्र में जो सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है उसको कहते हैं महान्यायवादी। तो ध्यान, दोनों को मतलब समझो, महान्यायवादी केंद्र में, महाधिवक्ता राज्य में। कौन होते हैं?
विधि के जानकार, विधि अधिकारी, कानून को जानने वाले। राज्य का महाधिवक्ता के बारे में बात की गई है 165वीं, और इसमें बात की गई है 76 में, ये ध्यान रखना है, 76 एंड 165। तो अब महाधिवक्ता की जो योग्यताएं हैं, महाधिवक्ता बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए? क्या सीधे सीधे लिखा हुआ है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए? उत्तर है नहीं, सीधे तो नहीं लिखा हुआ, इनडायरेक्टली लिखा हुआ है, अप्रत्यक्ष रूप से टेढ़े टेढ़े लिखा हुआ है। टेढ़े टेढ़े क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए जो योग्यताएं चाहिए, वही की वही योग्यताएं ही आपको महाधिवक्ता बनने के लिए भी चाहिए। तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए? कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो चाहिए ही चाहिए, ये तो नेसेसरी है, आवश्यक है, इसका विकल्प नहीं है। तो इस देखो, महान्यायवादी बनने के लिए उच्चतम न्यायालय के बराबर योग्यताएं चाहिए, और महाधिवक्ता बनने के लिए उच्च न्यायालय के बराबर योग्यताएं चाहिए, और दोनों ही योग्यताओं में भारत का नागरिक होना जरूरी है। तो सीधी सी बात है, सीधा सा ही फंडा है कि दोनों में ही अप्रत्यक्ष रूप से ये साफ साफ बात निकल के आती है कि महान्यायवादी बनने के लिए भी व्यक्ति का भारतीय नागरिक होना जरूरी है, और महाधिवक्ता बनने के लिए भी व्यक्ति का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। और देखते हैं और कौन कौन से ऐसे पद हैं, या कौन कौन से ऐसे मतलब कोई सदस्यता है जिसके लिए आपको भारत का नागरिक होना जरूरी है। तो देखो, जो सांसद होते हैं, सांसद, लोकसभा राज्यसभा के जो सांसद होते हैं, सांसदों के लिए, और विधानमंडल की सदस्यता, मतलब आप विधानसभा के, विधान परिषद के जो सदस्य बनते हैं, या फिर आप लोकसभा के या राज्यसभा के जो सदस्य बनते हैं, तो उनकी जो योग्यता चाहिए। भाई आप अगर कोई एमपी, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहते हैं, लोकसभा सदस्य बनना चाहते हैं, राज्यसभा सदस्य बनना चाहते हैं, तो जो योग्यताएं चाहिए, उन योग्यताओं में भी लिखा हुआ है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। अब बात वही न्यायवादी वाली सी बात आ गई, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की योग्यताओं में तो साफ लिखा हुआ है, लिखा हुआ ही है, शब्द से लिखा हुआ है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उपराष्ट्रपति में शब्द से लिखा हुआ है 66 में, उच्चतम न्यायालय में 124 में लिखा हुआ है, उच्च न्यायालय में 217 में लिखा हुआ है, राज्यपाल में वो कौन सा चला गया था अपना, वहां पर भी, राज्यपाल वाले में भी साफ तौर पर लिखा हुआ है 157। हाँ, उसमें भी लिखा हुआ है। अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी में सीधे सीधे नहीं लिखा हुआ, लेकिन उनकी बात से साफ ही है, उसमें जो लिखा हुआ ना टेढ़ा घुमा के, उच्चतम न्यायालय के बराबर। महाधिवक्ता 165 में साफ लिखा हुआ कि उच्च न्यायालय। ऐसे ही जो सांसद होते हैं ना, जैसे चाहे लोकसभा के आप मेंबर बनते हो वो भी सांसद ही हैं, राज्यसभा के मेंबर बनते हैं वो भी सांसद ही हैं। तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर आप लोकसभा के मेंबर बनते हैं या राज्यसभा के मेंबर बनते हैं, या विधानमंडल, विधानमंडल होता है आपको पता है, राज्य की विधायिका को विधानमंडल कहते हैं, तो उसमें विधानसभा भी होती है और विधान परिषद भी होती है। तो ये कह रहा है कि अगर आपको विधानमंडल की सदस्यता लेनी है, या आपको संसद की सदस्यता लेनी है, तो उसकी योग्यताएं और तो है ही हैं, उनमें सबसे जरूरी योग्यता है कि वो क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक। तो अगर आपको विधानमंडल का सदस्य बनने की योग्यताएं देखनी है, तो कौन सा आर्टिकल उठाना पड़ेगा? 191। इसमें लिखा हुआ है कि लेजिस्लेचर, स्टेट की लेजिस्लेचर मतलब विधानमंडल, उस विधानमंडल का मेंबर बनने के लिए क्या योग्यताएं चाहिए, वो लिखा हुआ है 191 में। सांसद बनने के लिए, सांसद बनने के लिए क्या योग्यताएं चाहिए, ये लिखा हुआ है 84। तो ये ध्यान रखना है, सांसद बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं चाहिए, ये लिखा हुआ है 84 में। और विधानमंडल का मेंबर बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं चाहिए, ये लिखा हुआ है 191 में। लेकिन इसमें भी वही लोचा आता है। इसमें लोचा क्या है? कि भाई देखो, जैसे महान्यायवादी है, तो महान्यायवादी में भी सीधे सीधे नहीं लिखा हुआ, महाधिवक्ता में भी सीधे सीधे नहीं, सीधे मुंह बात ही नहीं करा, वो कह रहा है कि ना, आप वही व्यक्ति बन सकता है जो उच्च न्यायालय का जज बनने का योग्यता रखता हो। फिर अपने को देखना पड़ता है, चलो अब जज बनने की योग्यता देखते हैं, तो फिर उसमें लिखा हुआ भारत का नागरिक, तो इसका मतलब ये बनने के लिए भारत का नागरिक चाहिए। वो दिमाग बिठाने वाली बात है। यहां पर भी सीधे सीधे नहीं लिखा हुआ, संविधान सीधे नहीं कह रहा है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। संविधान ने तो इनमें ये जो 191 और 84, 84 और 191 जो अनुच्छेद हैं, इसमें ये जो है ना, किसके गले में डाल दिया?
संसद के, कि संसद देख लेगी कि ये जो आप सांसद बनना चाहते हैं या विधानमंडल का जो सदस्य बनना चाहते हैं उनके लिए क्या योग्यताएं चाहिए, ये योग्यताएं संसद कानून बना के तय कर देगी। तो फिर देखो, संसद ने कानून बनाया 1951 में। 1951 में एक कानून बनाया आरपीए नाम से। आरपीए का मतलब क्या है? रिप्रेजेंटेशन, री रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951। तो ये एक कानून बनाया और इस कानून से उन्होंने ये शर्त जोड़ी थी कि आपको सांसद बनना हो चाहे विधानमंडल का सदस्य बनना हो, भारत की नागरिकता आपके लिए जरूरी है। तो ये जो बात है कि भारतीय नागरिक आप होने ही चाहिए, ये बात किसने कही? ये आरपी एक्ट, इसी को शॉर्ट में लिखा हुआ है, ध्यान रख लेना। रिप्रेजेंटेशन का आर, पी का पीपुल और ए का एक्ट, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट। तो इस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट को ही मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, ये ध्यान रखना, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। जब आप अपने स्तर पर नोट्स बनाओ तो आप लिख लेना इसको, ताकि आपको याद रहे इसका पूरा नाम। तो इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख लेना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट। हिंदी में लिखो तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। वैसे भी अगर आप भूल भी जाओ तो सर्च करके आप इसका पूरा नाम देख करके आप लिख लेना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट जानकारी की। इसी जानकारी से संबंधित मैंने एक सवाल पूछा था आपको यूट्यूब पर। उसमें कुछ एक लोगों ने तो सवालों के जवाब दिए हैं, बाकी कई लोग बड़े आलसी हैं इस मामले में जो जवाब नहीं देते। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि उन प्रश्नों के आंसर दें। वो मेहनत करके प्रश्न बनाते हैं। तो देखो, ये मतदान का अधिकार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये मैंने आपको प्रश्न में पूछा था, यूट्यूब शॉर्ट्स के जरिए आपको ये प्रश्न मैंने पूछा था। मतदान का अधिकार भी, अब ये जैसे सबसे पहला काम तो ये है कि ये जो मतदान यानी वोट डालने का जो आपके पास अधिकार है, ये आपको दिया किसने? संविधान ने दिया कि कानून ने दिया? तो ध्यान रखना है, संविधान ने नहीं दिया है, कानून ने दिया है। कौन से कानून से ये मिला? 1950 का वही जन प्रतिनिधित्व अधिनियम। आरपीए का सेम मतलब है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट, जन प्रतिनिधित्व एक्ट यानी कि अधिनियम। तो 1950 का जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है वो सार्वभौमिक वयस्क, देखो आप कहोगे सर संविधान में तो बात की गई है, 324 में तो बात करता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार तो एक सिद्धांत है। सिद्धांत ये कहता है कि जो भी भारत में वयस्क होंगे उन सभी वयस्क व्यक्तियों को आप उनको मतदान से नहीं रोक सकते। ये मतलब जो भी वयस्क होंगे, जो भी वयस्क होंगे उन सब के पास मतदान का अधिकार होगा। लेकिन वो तो एक थ्योरी है, एक सिद्धांत है, दिया तो फिर कानून बनाया ना इसके लिए। वो तो एक सिद्धांत है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सिद्धांत भारत में अपनाया हुआ है। इसका मतलब भारत ने ये अपना रखा है कि जो भी वयस्क हैं भारत में उन सभी को वोट डालने का अधिकार होगा। लेकिन वोट डालने का ऐसा नहीं है कि वयस्क होते ही आपको वोट डालने का अधिकार मिल जाएगा। फिर ये कानून बताता है कि ये अधिकार आपको मिलेगा कैसे। भाई आप वयस्क हैं तो आपको वोट डालने से हम आपको वंचित नहीं रख सकते, आपकी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, ऐसे मतलब कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते। कोई अतार्किक आधार पर हम आपको वोट डालने के अधिकार से मतलब दूर नहीं कर सकते। तो फिर बात ये आती है कि वहां तो हमने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का एक थ्योरी अपनाई हुई, एक सिद्धांत है कि जो भी वयस्क होंगे वो सब वोट डाल पाएंगे। तो क्या मतलब जैसे ही कोई 18 साल का हुआ, भाई पहले वयस्क मानते थे 21 साल के को, 1989 में 61वें संविधान संशोधन से ये कर दिया गया कि नहीं, अब 18 साल वाला भी वयस्क है और वो भी वोट डालने का अधिकारी है, उसको भी पास वोट डालने का अधिकार है।
लेकिन क्या कहने से ही वोट डालने का अधिकार मिल गया? क्या नहीं। आपको वोट डालने से पहले अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाना पड़ता है, तब जाके आपको वोट का अधिकार मिलता है। ऐसे थोड़ी है कि जिसकी उम्र 18 हो गई, उसने मतलब कोई मेहनत की नहीं, और उसने अपना नाम तक जुड़वाने की ही मतलब मेहनत नहीं की, वो गए ही नहीं नाम जोड़ने वाले व्यक्ति के पास, और उसका नाम ही नहीं है, तो क्या उसको 18 साल के आधार पर वोट डालने का अधिकार मिल जाएगा? नहीं। 18 साल, चाहे 18 नहीं, चाहे 28 साल हो जाए, लेकिन वोट आप तभी डाल पाओगे जब आपका नाम मतदाता सूची में होगा। तो मतदाता सूची में फिर आपको नाम जुड़वाना पड़ता है। तो ये इसीलिए तो ये बात की जा रही है कि जो ये वोट का जो अधिकार है, आप जो वोट डाल पाते हो, ये अधिकार संवैधानिक अधिकार नहीं है। संविधान तो केवल एक सिद्धांत की बात करता है कि जो भी वयस्क होंगे, वो उन सभी वयस्कों को आप वोट डालने से रोक नहीं सकते। लेकिन ये अधिकार, ये वोट डालने से रोक नहीं सकते, यही तो बात कर रहा है। वोट डालने का एक्चुअल में अधिकार तो इस कानून ने दिया, 1950 के आरपीए कानून ने दिया। इस यही कानून बताता है कि किस तरह से कोई व्यक्ति वोट डालने का अधिकार रियल में प्राप्त कर सकता है। उसको अपना नाम जुड़ाना पड़ता है, तब जाके उसको वोट डालने का अधिकार मिलता है। संविधान में कह देने से, संविधान में उस सिद्धांत की बात कर देने से, संविधान ने तो ये सिद्धांत देके ये क्लियर किया कि आप किसी व्यक्ति को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, पंथ के नाम पर, नस्ल के नाम पर, इस तरह के अतार्किक भेदभावों के आधार पर है ना, आप लोगों को वोट डालने से रोक नहीं सकते, वंचित नहीं कर सकते। वोट डालने के अधिकारों में आप भेदभाव नहीं कर सकते कि किसी को दे दिया, किसी को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया। बस संविधान ने तो ये कहा, नहीं नहीं, भारत में ऐसा नहीं हो सकता। भारत में चाहे कोई किसी जाति का हो, धर्म का हो, पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, सबको, जो भी वयस्क हैं उन सभी को वोट डालने का अधिकार होगा। और सभी व्यक्तियों के वोटों की कीमत बराबर होगी, उनका मूल्य बराबर होगा। ये होता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ऐसा नहीं है कि अमीर व्यक्ति के वोट की कीमत ज्यादा है, उसकी वैल्यू ज्यादा है, और गरीब व्यक्ति है, बेचारा है, तो उसके वोट की कीमत कम है, आधी है, पाव है। ऐसे ऐसा नहीं हो। चाहे गरीब हो, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो अडानी हो, चाहे फिर एक आम आदमी हो, सबके वोट की कीमत बराबरी ही होती है। एक गरीब आदमी के वोट की भी वैल्यू उतनी है जितनी आप अंबानी की वोट की वैल्यू है, जितनी अडानी के वोट की वैल्यू है। तो ध्यान रखना है, ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत का अर्थ है। तो अब आपके ये भूलना मत कि आपसे कोई पूछ ले, बताओ मतदान का अधिकार, क्योंकि सबको यही लगता है मतदान का अधिकार तो संविधान ने दिया है, तो ये संवैधानिक है। नहीं, कानून ने दिया है ये हमें। संविधान ने तो केवल सिद्धांत दिया है कि कौन कौन होंगे जो मतदान के पात्र होंगे, जो मतदान का अधिकार पाने के योग्य होंगे। तो मतदान का अधिकार पाने के योग्य बनाता है, लेकिन वो अधिकार पाने का काम आपको करना होता है। तो ये 8 हैं। उम्मीद है ये आपको थोड़ा बहुत समझ में तो पक्का ही आए होंगे कि कौन कौन से ऐसे पद हैं जिनको संविधान कहता है कि जिनके लिए आप भारत के नागरिक होना जरूरी है। कौन कौन सा ऐसा अधिकार है जो, जहां कानून ये कहता है कि भाई उसके लिए भारत का नागरिक। अब मतदान का अधिकार केवल भारत के नागरिक को ही मिलेगा। अब देखो, मतदान का अधिकार है तो कानूनी, है तो कानून ने दिया, कौन से ने, 1950 के आरपीए एक्ट ने दिया। लेकिन देखो, ये अधिकार क्या सबको मिलता है क्या? भारत में रहने वाले सारे लोगों के पास है क्या? ना, केवल भारत के नागरिक। तो भारत के चुनाव में केवल भारत के नागरिक ही वोट डाल सकते हैं, ये ध्यान रखना। तो कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो कानून केवल नागरिक, अपने नागरिकों को ही देता है। कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो वहां का संविधान केवल अपने नागरिकों को ही देता है, औरों को नहीं देता। तो ये तो हो गई बात। तो थोड़ा सा आप आज वाले में, यह काम आपको याद करने वाला काम ये है, ये जितने भी एक्ट है ना, उच्चतम न्यायालय से संबंधित, उच्च न्यायालय से संबंधित, राष्ट्रपति से संबंधित, उपराष्ट्रपति से संबंधित, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, ये जितने भी जो पदाधिकारी हैं, इनसे संबंधित जो भी एक्ट हैं, ये आप याद कर लेना कि कौन से अनुच्छेद में किस पद के लिए भारतीय नागरिकता की पात्रता को जोड़ा हुआ है, या कौन सा एक्ट, कौन सा अनुच्छेद है जो भारत की नागरिकता जरूरी करता है पदों के लिए। तो राष्ट्रपति के पद के लिए 58, उपराष्ट्रपति के लिए 66, उच्चतम न्यायालय के लिए 124, और उच्च न्यायालय के लिए 1217, 217, राज्यपाल के लिए 157, महान्यायवादी के लिए 76, महाधिवक्ता के लिए 165, सांसदों के लिए 84,
और विधानमंडल का जो सदस्य है 191। ये कुछ इसमें शर्तें हैं, तो ये आपको ध्यान रखनी है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि मतदान का अधिकार कानूनी अधिकार है, और जो 1950 के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम से मिलता है। जबकि 1951 का जो कानून जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है, वो सांसदों के लिए और विधानमंडल का सदस्य बनने के लिए भारतीय नागरिकता को एक जरूरी योग्यता के रूप में जोड़ता है कि अगर आपको विधानमंडल का सदस्य बनना है या फिर आपको सांसद बनना है, तो आपके लिए भारत की नागरिकता होना आपके लिए जरूरी है। ये बात 1951 का जन प्रतिनिधित्व कानून कहता है। तो चलो अब बात को और आगे बढ़ाते हैं। भारत में नागरिकता के स्वरूप, ये समझने वाली बात है। अब जो बात चलेगी ना, ये इसमें रट्टा नहीं मारना, आपको समझना है, बस दिमाग में बिठाना है। कंसेप्ट क्लियरिटी चाहिए। तो देखो, भारत में नागरिकता का स्वरूप क्या है, रूप क्या है, भारत में नागरिकता किस तरह की नागरिकता है भारत में। तो ये कह रहा है कि दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ, दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ, मोटे तौर पर ऐसा नहीं है अपन हर एक मतलब आंख मिच करके मतलब आप कहीं भी चले जाओ ऐसा ही होगा, नॉर्मल वे में मोस्टली अधिकांश तौर पर क्या होगा, आपको देशों में दो तरह की नागरिकताएं नजर आएंगी। दुनिया में देशों में आपको दो तरह की नागरिकताएं दिखेंगी। या तो किसी देश ने एकल नागरिकता अपना रखी हो, या फिर दोहरी। ज्यादातर जो दुनिया भर में जो देशों ने इन दोनों नागरिकताओं में से किसी ना किसी नागरिकता को अपनाया हुआ है। तो इसका मतलब दुनिया भर में नागरिकता के अधिकांश रूप से हमें कितने रूप देखने को मिलते हैं, दो रूप। या तो एकल नागरिकता, या फिर आपके दोहरी नागरिकता। तो नागरिकता के दुनिया में दो रूप नजर आते हैं, दो रूप दिखते हैं, या तो एकल नागरिकता है या फिर दोहरी नागरिकता। तो अब देखना है कि नागरिकता के इन दो रूपों में भारत में नागरिकता का कौन सा रूप है जो हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में शामिल किया था। तो हमने तो देखो, सीधी सी बात है, हमने तो एकल नागरिकता को अपनाया है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान में कौन सी नागरिकता नागरिकता के कौन से स्वरूप को अपनाया, एकल नागरिकता। यानी कि भारत के जो संविधान निर्माता थे उनका ये मानना था कि भारत के लोगों को के पास केवल एकल नागरिकता होगी, सिंगल सिटीजनशिप। ड्वेल सिटीजनशिप नहीं, सिंगल सिटीजनशिप का मतलब है एकल नागरिकता। अब ये एकल नागरिकता क्या है, तो सीधी सी बात है, अपने को पता ही है। एकल नागरिकता के भी कई अर्थ होते हैं। तो सबसे पहला एक अर्थ जो हर कोई जानता है कि एकल नागरिकता का सीधा सिंपल मतलब है कि आप जितने भी हैं, आप मैं जितने भी हैं, हम सब भारत के नागरिक हैं। राजस्थान के नागरिक नहीं हैं, हरियाणा के नागरिक नहीं हैं, झुन्नू के नागरिक नहीं है, सीकर के नागरिक नहीं है, जयपुर के नागरिक नहीं है, यहाँ के हम नागरिक नहीं है। यहाँ के हम मूल निवासी हो सकते हैं, राजस्थान के मूल निवासी हो सकते हैं, सीकर के हो सकते हैं, झुन्नू के हो सकते हैं, जयपुर के हो सकते हैं, चूरू के हो सकते हैं, हनुमानगढ़ के हो सकते हैं। गंगानगर वाले नाराज हो जाएंगे, गंगानगर के हो सकते हैं। हम कहीं के भी इनमें मूल निवासी हो सकते हैं। लेकिन आपने कहीं भी ये नहीं सुना कि भाई जो आप है ना यहाँ के नागरिक हैं। कभी भी आप देखो, कोई फार्म भी भरते हो ना, तो उसमें लिखा हुआ आएगा सिटीजनशिप में इंडियन, ऐसे इंडियन लिखा हुआ, और अपन उसके टिक कर देते हैं कि हम क्या हैं, इंडियन हैं। तो ध्यान रखना, अपने पास केवल एक ही नागरिकता है। आप चाहे भारत में किसी भी राज्य में रहते हो, राज्य के किसी जिले में रहते हो, किसी गांव में रहते हो, किसी भी राज्य में आप जन्मे हो, किसी भी राज्य में आपका घर हो, परिवार हो, मकान हो, संपत्ति हो, जमीन हो, जायदाद हो, वहां आप रहते हो, तो वहां के आप मूल निवासी कहलाएंगे। नागरिक केवल और केवल आप भारत के ही कहलाएंगे। आप उस राज्य के निवासी हैं, मूल निवासी हैं, रेजिडेंट हो सकते हैं, डोमिसाइल हो सकते हैं, लेकिन नागरिक आप उस राज्य के नहीं है। नागरिक आपको, यानी भारत का संविधान भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को केवल भारत का नागरिक मानता है कि आप भारत के नागरिक हैं। ऐसा क्यों किया गया होगा। हम भी ये दो दो, जैसे अमेरिका में दो नागरिकताएं चलती हैं, अमेरिका में दो नागरिकताएं हैं। मान लो आप कैलिफोर्निया राज्य में रहते हैं, तो आप अमेरिका के भी नागरिक हैं, कैलिफोर्निया राज्य के भी नागरिक हैं। अगर आप न्यूयॉर्क में रहते हैं, तो इसका मतलब आप न्यूयॉर्क के भी नागरिक हैं, और आप अमेरिका के भी नागरिक, वहां दोहरी नागरिकता है। इसका मतलब भारत को ये था कि यार ये
अगर हम दोहरी नागरिकता रखते हैं ना, तो मतलब लोगों के मन में है ना, फिर एक तो जो देश के प्रति जो प्रेम है, जो लगाव है, और देश के प्रति जो भावना है ना, वो फिर बट जाती है। तो हमने क्या किया, एकल नागरिकता रखने का मतलब आपके बस दिलो दिमाग में केवल और केवल देश, देश पहले है, देश सब कुछ है, ये भाव पैदा आता है। कि हम अपने आप को फिर ये नहीं मानते, ये भाव नहीं आता, वरना अपने भाव क्या आएगा। जैसे अपनी नागरिकता हो जाए राजस्थानी, तो आपके फिर वो थोड़ा राजस्थानी वाला भी आने लग जाएगा, तो फिर लोग क्या करेंगे, उनके लिए देश सब कुछ नहीं रहता, फिर उनके लिए अपने स्टेट के प्रति एक विशेष आकर्षण हो जाता है, विशेष लगाव हो जाता है। तो संविधान निर्माताओं को लगा इससे तो यार कल को क्षेत्रवाद का पंगा आ सकता है। लोग है ना फिर देश की तुलना में अपने क्षेत्रों को ज्यादा महत्व देने लग जाएंगे, और कहीं ये भावना बढ़ गई, तो ये तो फिर कल को भारत की यूनिटी को खराब कर सकती है ना। अब तो देखो, और ये अब एकल नागरिकता से क्या होता है, हम सब में ये फील आता है, हम सब में ये भाव भाव आता है कि हम सब भारतीय हैं। ये भाव क्यों आता है, इस वजह से कि हम सब भारतीय हैं। ये भारतीय क्यों है, क्योंकि संविधान कहता है कि आपके पास एक ही नागरिकता, आपकी एक ही पहचान है कि आप क्या हैं, भारतीय। वरना आपकी पहचान दो हो जाती। हर कोई फिर क्या कहता, आज तो आप क्या कहते हो, मैं राजस्थानी हूँ, तो राजस्थानी है तो नागरिकता थोड़ी है। वरना आप क्या कहते, ठीक है मैं भारत का नागरिक हूँ, लेकिन मैं राजस्थान का नागरिक भी हूँ, मैं हरियाणा का, हरियाणा वाला कहता हूँ नहीं, कॉलर ऊंची करी, मैं हरियाणा का नागरिक हूँ। तो इसका मतलब देश थोड़ा सा पीछे हो जाता। आपके मन में वो भाव जो देश के लिए पूरी तरह से देश के प्रति समर्पित होने चाहिए, वो भाव पैदा नहीं होते। आप खुद से देखो, आपके फिर मन में अपना राज्य है ना वो ज्यादा घर कर जाता। तो ये तो फिर खतरे की घंटी हो जाती है देश के लिए, यूनिटी देश के लिए, फिर यूनिटी में पंगे पड़ते हैं, एकजुटता में कमी आती है, एकता का भाव कम होता है। क्योंकि फिर लोग है ना वो अपने अपने क्षेत्र के गीत गाने लग जाते हैं, उन्हीं के प्रति समर्पण भाव आ जाता है उनमें। तो भारत के संविधान निर्माताओं को पता था आगे ही पंगे हैं, आगे ही देश में धर्म के आधार पर देश एक बार तो बट गया है, कल को फिर से ये पंगे हो जाएंगे, हर व्यक्ति अपने अपने राज्य की बात करने लग जाएगा, उसके लिए देश के कोई मायने नहीं रखेंगे। उसे अपने देश से ही लगाव होगा, प्रेम होगा, जो भी वो अपने अपने राज्य के बारे में ही सब कुछ सोचने लगेगा। इसलिए भारत में संविधान निर्माता ने दूरदर्शी सोच रखी, और उन्होंने भारत में नागरिकता का कंसेप्ट कौन सा अपना लिया, एकल नागरिकता। तो पहला अर्थ तो समझ में आ गया होगा, एकल नागरिकता का मतलब भारत में रहने वाले जितने भी नागरिक हैं, वो सब क्या हैं, केवल भारतीय नागरिक हैं। तो आपसे ये एक उसमें यूपीएससी में भी प्रश्न आया था डोमिसाइल और सिटीजनशिप को लेकर के, कि क्या भारत में जो नागरिक हैं उनकी सिटीजनशिप कितनी है, तो एक है, एकल है, मतलब भारतीय है। तो जैसे आप राजस्थान के हैं, हरियाणा के हैं, तो ये क्या है फिर, ये क्या, इसका मतलब क्या सिटीजनशिप को बदला जा सकता है ना। तो इसका मतलब मूल निवास को बदला, बिल्कुल मूल निवास बदला जा सकता है। आप आज राजस्थान के मूल निवासी हैं, कल को आप दूसरे हरियाणा में चले गए, वहां हमने आपने जमीन जायदाद खरीद ली, मकान बना लिया, वहीं रहना बसना शुरू कर दिया, 10-15 साल रहे, फिर वहां पर आपने वहां वोटर लिस्ट में अपना नाम लिखा लिया, यहाँ से अपना नाम कटवा लिया, तो वहीं आप रच बस गए, जमीन ले ली, जायदाद ले ली, तो आप वहां के मूल निवासी हो जाओगे, आप वहां का मूल निवास बना सकते हो जाता है ऐसा। तो इसका मतलब मूल निवास तो बदल सकता है, मूल निवास तो बदल सकता है, नागरिकता थोड़ी बदलती है। नागरिकता तो जो भारतीय नागरिकता है वो भारत की नागरिकता ही रहेगी, चाहे आप राजस्थान के मूल निवासी हो, चाहे हरियाणा के हो। तो ये ऐसा उसमें यूपीएससी का जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम था उसमें आया हुआ था ये प्रश्न। तो ऐसे ही अब बताओ, इस प्रश्न में क्या कंसेप्चुअली तो है, इसमें कहाँ है इसमें कोई रटने वाली बात, ये समझने वाली बात है कि नागरिकता चेंज नहीं होती, आप चाहे किसी भी राज्य में बसो, चाहे किसी भी राज्य में रहो, नागरिकता आपकी भारतीय ही है। तो भारतीय संविधान ने एक पहचान दी कि आप भारतीय हैं, ठीक है। तो केवल यही मतलब है क्या, नहीं, एक दूसरा अर्थ भी है। दूसरा अर्थ क्या है, पहला अर्थ तो ये हो ही गया कि आपकी केवल एक पहचान है कि आप भारत के नागरिक कहलाएंगे, आप किसी भी राज्य में जिसमें रहते हैं वहां के नागरिक नहीं कहलाएंगे, वहां के आप मूल निवासी हैं या निवासी हैं, लेकिन नागरिक आप केवल भारत के। तो आपका मतलब सारा दिलो दिमाग आपका किसके ऊपर केंद्रित होना चाहिए, भारत पर। आप, आपके लिए सब कुछ भारत है, ठीक है। दूसरा अर्थ ये भी है कि एकल का मतलब एक समय में, एकल का मतलब क्या होगा, एक समय में केवल, एक समय में केवल आप भारत के ही नागरिक रह सकते हैं, रह सकते हैं।
ऐसा नहीं हो सकता आप भारत के नागरिक रहते हुए आप अमेरिका के भी नागरिक बन जाएं। एकल नागरिकता का मतलब है एक समय में एक साथ केवल और केवल आप भारत के ही नागरिक रह सकते हैं। ऐसा कतई नहीं हो सकता कि आप भारत के भी नागरिक हैं और भारत के नागरिक रहते हुए आप किसी दूसरे देश के भी नागरिक बन जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। एक समय में आप दो देशों के नागरिक नहीं हो सकते कि आप एक तो आप भारत के हैं और भारत के साथ ही आप किसी दूसरे ना, एक समय में दो देशों की नागरिकता आपके पास नहीं हो सकती। जैसे ही आप दूसरे देश की नागरिकता लोगे तो 9 नंबर आर्टिकल साफ कहता है उसी समय आपकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। तो ये जो 9 नंबर आर्टिकल है ना, ये जो बात कहता है कि जैसे ही दूसरे देश की नागरिकता ली भारत की नागरिकता चली जाएगी, ये 9 नंबर एकल नागरिकता की ही तो बात करता है। तो दूसरा अर्थ क्या है एकल नागरिकता का, कि जैसे ही आप दूसरे देश की नागरिकता लोगे वैसे ही आपकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। इसका मतलब एक साथ एक ही समय में आप दो देशों के नागरिक नहीं हो सकते। ये भी, ये हो गया दूसरा अर्थ है। तीसरा अर्थ क्या है? तीसरा इसका एकल नागरिकता का ये भी अर्थ लगाया जाता है, ऊपर वाले दो तो मैंने बता दिए कि केवल भारत के नागरिक होंगे, आप किसी रहवासी राज्य के नागरिक नहीं है। रहवासी का मतलब जिस राज्य में आप रहते हैं उस राज्य के आप नागरिक नहीं है, वहां के आप निवासी कहला सकते हैं, मूल निवासी कहला सकते हैं। एक साथ भारत की नागरिकता, एक साथ दूसरे देश की बिल्कुल, एक साथ भारत की नागरिकता के साथ साथ दो बार आएगा, दूसरे देश की नागरिकता नहीं रख सकते। यानी अगर आपके पास भारत की नागरिकता है तो उस समय केवल भारत की नागरिकता ही होगी। जैसे ही दूसरे देश की नागरिकता लोगे आपकी भारत की नागरिकता समाप्त। आर्टिकल नंबर 9। तो ये भी एकल नागरिकता के ही अर्थ में शामिल होता है। तीसरी ये लाइन भी एकल नागरिकता के अर्थ में ही शामिल होती है। इसका मतलब एकल नागरिकता का जो अर्थ है वो बड़ा संकुचित नहीं है, बड़ा विस्तृत है, इसमें तीनों बातें इसी में आती हैं। तीसरा ये क्या कहता है कि भारत भारत में जो एकल नागरिकता का ये तीसरा अर्थ भी अपनाया हुआ है। भारत में साफ तौर पर कहा गया है कि भारत किसको भारत के नागरिक के रूप में दर्जा देगा, किस व्यक्ति को भारत के रूप में नागरिक का दर्जा दे सकता है। तो इसमें साफ कहा गया है कि भारत का संविधान केवल भारत में प्राकृतिक व्यक्तियों को ही नागरिक मानने का मानता है। यानी कि भारत का जो संविधान है वो केवल प्राकृतिक व्यक्तियों को ही नागरिक का दर्जा देता है। विधिक व्यक्तियों को यहां पर नागरिक नहीं माना जाता। ये भी एकल नागरिकता के ही अर्थ में शामिल होता है। एकल नागरिकता का मतलब कि जितने प्राकृतिक व्यक्ति का मतलब आप हम जिन्होंने जन्म लिया है, जो प्राकृतिक व्यक्ति हैं, नेचुरल है। ये नहीं जैसे कोई कंपनी आपने बनाई, कोई आपने संस्था बनाई, तो ये इनको आप ये भले ही आप इनको एक विधिक व्यक्ति का दर्जा दे सकते हैं, ये विधिक व्यक्ति तो हैं। यानी कि कानून में लिखा जा सकता है कि ये फलानी कंपनी वो एक व्यक्ति के रूप में ही इसको कानूनी मान्यता दी जा सकती है। लेकिन कानूनी मान्यता यानी कानून की नजर में इनके पास एक विधिक व्यक्ति वाला, कानूनी व्यक्ति वाला दर्जा हो सकता है, नागरिक वाला नहीं। तो तीसरा अर्थ क्या है कि भारत का संविधान केवल और केवल प्राकृतिक व्यक्तियों को ही नागरिकता देने की बात ही करता है कि आप प्राकृतिक व्यक्तियों को ही नागरिक बना सकते हैं अपने देश के, विधिक व्यक्तियों को आप नागरिक नहीं बना सकते। विधिक व्यक्ति का मतलब होता है जैसे कोई कंपनी हो गई, कोई निगम हो गया, जैसे राजस्थान रोडवेज है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम है। तो ऐसे बहुत सारे निगम होते हैं, कंपनियां होती हैं। इन